मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हेलो माइक 1 2 3 चेक। ओके, सो यहाँ पर हम आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दो ही क्लास का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, और डेफिनेटली थर्ड क्लास में हम लोग जो है इसका स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे बैकएंड के। पर वैसे जो कॉन्सेप्ट वाइज हैं वो दो ही क्लास में जो है आपका हो जाएगा, और पूरा चैप्टर वैसे 3 क्लास में हो ही जाएगा, इसकी गारंटी है। जैसे जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा जो है सुनते जाइएगा, और बाद में जो है अपने नोट्स बना लीजिएगा। मैं भी आपको समरी नोट्स प्रोवाइड करूंगा जैसा मैंने वादा किया है। तो समरी नोट्स तो आपको पूरे मिलेंगे। और कई बच्चों का कहना है, कई स्टूडेंट्स का कहना है कि इतना सारा याद कैसे होगा, या एंड वक्त में जो है कोई आपका जुगाड़ वगैरह मिलेगा क्या एग्जाम के लिए? तो डेफिनेटली मिलेगा, इसमें पूछने की क्या बात है। आपको जो है समरी नोट्स और वनडे रिवीजन बिफोर एग्जाम लॉ का मिलेगा ही मिलेगा, उसके बिना काम कैसे बनेगा। अभी जो मैं आपको करा रहा हूं उसका बेसिक पर्पस ये है कि स्टडी मटेरियल की लाइन बाय लाइन आपको आने चाहिए, उसकी सारी इलस्ट्रेशन गो थ्रू होनी चाहिए, उसके सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अब याद कितना रखना है उसके लिए तो मैं कुंजी दूंगा आपको 100%। कुंजी भी दूंगा, उसकी रिवीजन भी दूंगा। आपका जो है एक दिन में रिवाइज हो जाए पूरा कंपनी लो, ऐसा जुगाड़ करके आपको दूंगा जी। आप उसकी टेंशन ना लें, आप अपना सारा सब्जेक्ट करते रहें, पढ़ाई चालू रखें अपनी, और अप्रैल मंथ में 2 या 3 दिन जो है कंपनी लॉ की रिवीजन के लिए मेरे लिए दे दें आप, मतलब मुझे दे दें आप। तो मैं आपकी 2 3 दिन में वो रिवीजन दोबारा से करा दूंगा अप्रैल के महीने में। डिविडेंड, ये जो आपका सेक्शन नंबर 2 है जिसमें डेफिनेशन दे रखी होती है, उसके क्लॉज नंबर 35 में सिर्फ इतना सा लिखा है कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड एक तरह से इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि इसमें इंटरिम डिविडेंड तो आता ही है, उसके अलावा जो नॉर्मल डिविडेंड है वो तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो यानी डिविडेंड की डेफिनेशन में इंटरिम डिविडेंड भी आता है। खैर वो हम देखेंगे इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। वैसे जो है लेमैन की भाषा में डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना अपने शेयर होल्डर्स को। यानी कि आसान शब्दों में जो भी आप अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट्स का हिस्सा, उसको जो है डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड जो है या तो आप बोल सकते हैं 5 रुपये पर शेयर, 2 रुपये पर शेयर, 1 रुपया पर शेयर, 10 रुपये पर शेयर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या आप बोल सकते हैं कि हम परसेंटेज की वैल्यू में जो है डिविडेंड को डिक्लेयर करना चाहते हैं। यानी कि हम 10% का डिविडेंड देंगे, हम 15% का डिविडेंड देंगे, हम 20% का डिविडेंड देंगे, ऐसे बोल सकते हो। या ऐसे बोल सकते हो 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड देंगे, 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड देंगे, ऐसे बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। ये तो डिक्लेयर करने का एक राइटिंग का एक मेथड है कि आप कैसे लिखना चाहते हैं, कैसे बताना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं अपनी बात को। अगर ये परसेंटेज की टर्म्स में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, यानी 10% का डिविडेंड है, तो ये 10% शेयर की फेस वैल्यू पर जो है कैलकुलेट होगा। यानी आपने मारुति सुजुकी का जो है शेयर खरीदा जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, हालांकि आपने स्टॉक मार्केट में खरीदा 6,500 रुपये का शेयर, एक शेयर, 1 शेयर की बात कर रहा हूं मैं। आज आप सर्च करके देखना 6,500 से 7,500 के बीच में रेट चल रहा होगा मारुति सुजुकी का एक शेयर, बट उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपये। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये मानी है, तो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट वैल्यू में तो कंपनी की वैल्यू आ जाती है ना। यानी कि जो उसका शेयर कैपिटल है, जो उसकी रिजर्व एंड सरप्लस है, जो कंपनी की वैल्यू है, जितना कंपनी फ्यूचर में कमाएगी, उससे जो है मार्केट वैल्यू निकलती है। तो ये जो फेस वैल्यू है इस पर तो इशू किए गए थे जिस टाइम इशू किए थे, और हो सकता है फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू किए गए थे तो प्रीमियम होता, कम पर था तो डिस्काउंट होता। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। वो तब की बात है जब मारुति सुजुकी ने इशू करे होंगे अपने शेयर्स, उसकी बात है उस टाइम की। फिलहाल जब शेयर पर 10% का डिविडेंड होगा तो 10% इस फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगा, यानी 10 रुपये। 6,500 का 10%, 650 रुपये डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं, मैंने जैसे बताया आपको। डिविडेंड जो है दो प्रकार के होते हैं, जैसे इंटरिम और फाइनल डिविडेंड। अगर दो एजीएम के बीच में कोई डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, मतलब डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 एजीएम्स। और एजीएम पर जो डिक्लेयर होता है वो आपका फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है, जिसे मेंबर्स जो है अप्रूव करते हैं। वो एक ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। इंटरिम डिविडेंड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अपनी मर्जी से जो है डिक्लेयर करते हैं और उसको पे कर देते हैं। साथ ही में ये जो डिविडेंड है ये आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस में सरप्लस पड़ा है उससे पे हो सकता है,
या फिर जो आपका जिस ईयर में आप डिक्लेयर कर रहे हैं उस ईयर में जो आपने प्रॉफिट कमा लिया है उससे भी पे हो सकता है। पर अगर आपको करंट ईयर में लॉसेज हैं, जिस ईयर में मान लेते हैं आप डिविडेंड को डिक्लेयर करना चाहते हैं ईयर 2021 में 10 अगस्त को जो है आप इस ईयर का एक डिविडेंड देना चाहते हैं, इंटरिम डिविडेंड देना चाहते हैं, और इस ईयर में 2021 में आपका जो है करीब करीब अप्रैल मई और जून एक क्वार्टर निकल चुका है, जुलाई अगस्त सितंबर चल रहा है, 10 अगस्त को जो है आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में अपनी इच्छा अनुसार जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया कि हम इंटरिम डिविडेंड देंगे। उस केस में क्या होगा, अगर आपका पिछले क्वार्टर में जो भी साल में आप डिविडेंड दे रहे हैं, इंटरिम डिविडेंड की बात कर रहा हूं, पिछले क्वार्टर तक आपका लॉस आ रहा था, उस केस में जो पिछले 3 साल में अगर आपने दिया होगा डिविडेंड, उसकी जो एवरेज रेट निकल कर आएगी, पिछले साल, उससे पिछले साल, उसके पिछले साल, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में जो डिविडेंड आपने दिया है, प्लस कर लो रेट 10%, कभी 15%, कभी 25%, जो भी रेट पर दिया है, डिवाइड कर लो उसको 3 से, जो एवरेज रेट निकल कर आएगी, उस एवरेज रेट से ज़्यादा का आप इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते। कब नहीं दे सकते, जब करेंट ईयर में जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसके पिछले क्वार्टर तक आपको करेंट ईयर में लॉसेज झेलने पड़े हैं। करेंट ईयर में प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं डिक्लेयर, और इवन आप पिछले साल के प्रॉफिट से भी कर सकते हैं। यहाँ ये नहीं लिखा है कि करेंट ईयर में लॉस हो रहा है तो आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, जी नहीं, आप उसे अपने पास्ट ईयर के प्रॉफिट से भी दे सकते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पर आप अगर करेंट ईयर में लॉस हो रहा है आपको, तो पिछले 3 साल के एवरेज से ज़्यादा डिविडेंड आप इंटरिम नहीं दे सकते हैं। वही बात यहाँ लिखी है एग्जाम्पल में कि अगर आपको लॉसेज हो रही हैं और पिछले 3 साल का एवरेज 16% का रेट आ रहा है, तो 16% से ज़्यादा का डिविडेंड आप इंटरिम में नहीं दे सकते हैं। फाइनल की बात बाद में आएगी। जब भी आप डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड, तो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट शेड्यूल बैंक के साथ खोलना होगा, सिर्फ इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट जमा कराने के लिए, जो आप 5 दिन में करा देंगे जमा, और 30 दिन में जो है डिविडेंड पे भी हो जाता है। जितने प्रोविजंस आपके फाइनल डिविडेंड के लिए लगते हैं, जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए लगते हैं, वही सारे प्रोविजन यहाँ भी लगेंगे, और इन प्रोविजंस को हम बाद में करेंगे। तो ये 2 प्रकार के डिविडेंड हमने चर्चा करी, इंटरिम और फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड की बात करते हैं, जो डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर होता है उसे फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। जो रेट है डिविडेंड की, वो डिविडेंड की रेट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है रिकमेंड करते हैं, अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखते हैं, हमने रिकमेंड करा है कि हम शेयर होल्डर्स को 10% का डिविडेंड दे सकते हैं कंपनी के हालात को देखते हुए, और हमें लगता है कि हाँ ठीक है, हमें जो है इतना री इन्वेस्ट अभी बिजनेस में नहीं करना, अगर शेयर होल्डर निकालना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, हम 10% का डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, फाइनल डिविडेंड हम डिक्लेयर करते हैं। उसे मेंबर चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, या लोअर रेट भी जो है चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर डिविडेंड की रेट ज़्यादा मेंबर्स नहीं करवा सकते। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो है 10% बोला, तो शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकते एजीएम में कि हमें जो है 16% का डिविडेंड आप दे दो। ये ज़रूर बोल सकते हैं कि हमें डिविडेंड नहीं लेना, हमें 5% का डिविडेंड आप दीजिए, ये ज़रूर बोल सकते हैं, बट ज़्यादा रेट पर डिविडेंड डिमांड नहीं कर सकते। यहाँ तक की बात क्लियर है या नहीं है, बताइए आप। क्लियर है सर यहाँ तक की बात जो हमने करी है? तो आपको एक और बात बताते हैं कि जो शेयर्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, साथ ही में जो होता है इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, यानी 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे लिखा होता है, 17% प्रेफरेंस शेयर ऐसे परसेंटेज लिखा होता है, यानी इनको किस रेट पर डिविडेंड की पेमेंट होगी वो रेट यहाँ लिखी होती है, जैसे कि डिबेंचर्स में इंटरेस्ट की रेट उनके आगे लिखी होती है। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड की रेट उनके आगे लिखी होती है, पहले लिखी होती है, जो भी आप बोलना चाहें बोल लीजिए। प्रेफरेंस शेयर्स भी जो है, प्रेफरेंस शेयर भी 2 तरीके के होते हैं, एक है क्यूमुलेटिव, एक है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब है कि आपको जो है हर साल डिविडेंड देना जरूरी है, बट अगर आप नहीं देते उस साल डिविडेंड तो उसे हम एक्यूमुलेट कर लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। आप नेक्स्ट ईयर भी नहीं देते, हम उसे एक्यूमुलेट कर लेंगे उसके नेक्स्ट ईयर के लिए। हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। आप डिविडेंड पे नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, हम एक्यूमुलेट करते जाएंगे, बट किसी भी साल अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने की कोशिश करेंगे तो पहले आपको ये सारा का सारा पहले का डिविडेंड देना पड़ेगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, सारा का सारा डिविडेंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा।
अदरवाइज जो है आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकते। बट जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, उस केस में क्या होता है मालूम आपको? उस केस में अगर आपने करंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, इक्विटी को भी नहीं दिया, प्रेफरेंस को भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जो होंगे उस साल का डिविडेंड आगे कैरी नहीं होगा। जिस साल आप डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे उसी साल जो है आप इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट से पहले नॉन क्यूमुलेटिव वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उस साल का डिविडेंड देंगे और उसके बाद जो है इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे। बट जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उन्हें पिछले सभी सालों का भी देना पड़ेगा अगर आपने पिछले साल की पेमेंट नहीं करी है। ये जो है फर्क होता है और यही जो बात है वो यहां डिटेल में दोबारा से लिखी हुई है। सेम बात जो है यहां पर लिखी हुई है। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है। जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में कर दिया वो मैंने आपको यही बात जो है एक्सप्लेन करी है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, डिविडेंड एक फिक्स्ड अमाउंट पर जो है पे होता है, फिक्स रेट पर पे होता है, नहीं पे होता तो एक्यूमुलेट हो जाता है, अरियर बन जाता है, बाद में पे हो सकता है, और जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं कर सकते। तो वही बातें जो बताई है वो यहाँ लिखी हुई थी। अब हम करेंगे प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और ये जनरली जो है मैं फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा हूँ। सेक्शन नंबर याद कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3, इससे सिंपल सेक्शन आपको नहीं मिलेगा डिविडेंड का। 1 2 3 सिंपल है, 1 2 3। अब ये जो आपका सेक्शन है डिविडेंड का आपको जरूर याद हो गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा उसमें एक सेक्शन तो आप लिख ही सकते हैं 100%। अब 1 2 3 सेक्शन का नंबर है। आप डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं, फाइनल डिविडेंड कौन सा सोर्स है, पैसा कहाँ से आएगा सर? आपके पास जो पैसा है वो आपके करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं। आपके पास जो पैसा है वो आपके पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स का बैलेंस है जो बचा हुआ है, जो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। आपके पास ये दोनों भी हैं। आपके पास हो सकता है जो गवर्नमेंट ने पैसा दिया हो, कोई गारंटी दी हो कि भैया हम इतना डिविडेंड इंश्योर करते हैं, उसके लिए गारंटी दी हो, गवर्नमेंट ने फंड दिया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उस फंड से आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी कहां से कर सकते हैं? करंट ईयर का प्रॉफिट, पास्ट ईयर का प्रॉफिट, गवर्नमेंट ने फंड दिया, या इन दोनों में से भी। हालांकि एक बात का आपको जो है इंश्योर करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप डिविडेंड जो है फ्री रिजर्व से ही दे सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है उसी से दे सकते हैं, उसके अलावा और किसी रिजर्व से नहीं दे सकते। और साथ में जो डेप्रिसिएशन पिछले सभी सालों का है और करंट ईयर का है, जो कि शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है, आपको उसके हिसाब से ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट से। अगर नहीं किया है तो, कर लिया तो कोई बात नहीं ना, आप डेप्रिसिएशन वैसे भी पीएनएल में डेबिट करते हैं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं करते तो दिक्कत है, आपको जो है डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है जो आपके पास पैसा बचेगा उससे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि करंट ईयर में प्रॉफिट है, उससे आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट आपका पास्ट ईयर में जो है लॉसेस वगैरह थे जो एडजस्ट नहीं हुए थे, पड़े हुए थे, डेप्रिसिएशन था, चार्ज नहीं किया था पास्ट ईयर का, तो पहले पास्ट ईयर के लॉसेस को आप करंट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे और फिर बोलेंगे भैया ठीक है, पास्ट ईयर का जो है 50 लाख का लॉस पड़ा था, अभी मैंने जो है 120 लाख का प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो 120 लाख में डिविडेंड देता हूं, रुक जाओ, पहले 50 लाख का जो लॉस है पिछले सालों का पड़ा हुआ है उसे एडजस्ट कर लो, फिर आपके पास पता लगेगा कि नटशेल में कितना फ्री रिजर्व प्रॉफिट का बैलेंस बचा हुआ है, अब उसमें से फिर आप डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है ना सर? जो आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं, अनरियलाइज्ड गेन है, सिर्फ आपने फेयर मार्केट वैल्यू पर वैल्यू करा है, उसको रिवैल्यू करा है, वो आपके एक्चुअल के रिजर्व्स नहीं होते हैं। वो बनाने होते हैं, प्रेजेंटेशन ठीक दिखाने के लिए बनाने होते हैं, बट एक्चुअली के वो रिजर्व नहीं होते हैं। उस केस में आप उनसे जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने फ्री रिजर्व से, पीएनएल के बैलेंस से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व से, कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने बिजनेस से नहीं कमाए हैं। जो होता है ना इनकम, जो बिजनेस करके कमाई जाती है, उससे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो फ्रीली अवेलेबल रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्री रिजर्व्स होते हैं। मान लेते हैं आपने एक बिजनेस खरीदा, 100 लाख रुपीज़ के उसके एसेट्स थे, 40 लाख की लाइबिलिटी थी, आपने उसे खरीद लिया, तो अगर 100 लाख के एसेट लिए, 40 लाख की लाइबिलिटी ली, तो नेट शेल में आपको 60 लाख रुपए मिल रहे हैं।
पर आपने जो है 50 लाख की पेमेंट करी, इसका मतलब 10 लाख का आपने एक रिजर्व क्रिएट कर लिया, सस्ते में खरीद लिया, उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। अब इस कैपिटल रिजर्व से आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते डिविडेंड का। ये आपने जो है बिजनेस करके थोड़ी इनकम कमाई है, ये तो बिजनेस को एक्वायर कर लिया आपने, किसी एंटिटी को सस्ते में एक्वायर कर लिया, उसका कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्रिएट हो गई है। आपने जो है अकाउंटेंसी में जो है अमेलगमेशन में किया होगा। तो ये जो है सोर्सेज होते हैं जो अभी हमने डिस्कस करे हैं। पर आपको जो है पिछले सालों का डेप्रिसिएशन, पिछले सालों के लॉसेज सब एडजस्ट करने होते हैं। फ्री रिजर्व से ही इसकी पेमेंट आप कर सकते हैं, P&L के बैलेंस से आप कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई है तो हम आगे करेंगे आपका पॉइंट नंबर बी, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। सुना होगा डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में पैसा डालते हैं, ऐसा कुछ सुना होगा। या फिर हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कुछ अमाउंट आपको रिजर्व में डालना पड़ेगा। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये हट चुकी है और आप जो है अपनी मर्जी से जितना भी डालना चाहें फ्री रिजर्व में, जो भी है आप पैसा डालना चाहे, रिजर्व बनाना चाहे बना सकते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिजर्व में डालना जरूरी है। 0% डालो, 1% डालो, 10% डालो, आपकी मर्जी है। आप उसका रिजर्व बनाओ ना बनाओ, मर्जी है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन अब नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देख लीजिए, अल्मा वॉचेस लिमिटेड जो है उसको ट्रांसफर करना है मोर देन 10% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट अ रेट ऑफ 12%। 12% का डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं और 10% का ही प्रॉफिट जो है अपने रिजर्व में डालना चाहते हैं। अरे तू 10% डाल, 20% डाल, 0% डाल, हमें क्या मतलब है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो प्रॉफिट का बैलेंस आता है ना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टैक्स पे करने के बाद प्रॉफिट बचता है, उससे हम रिजर्व्स में जो है एप्रोप्रिएट करते हैं, इसको डेबिट करते हैं अकाउंट्स को, रिजर्व्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, बाकी बैलेंस बच जाता है, कैरी डाउन होता है। अब आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। दूसरा एग्जांपल कहता है ब्रिक शिपयार्ड लिमिटेड, 1000 करोड़ का प्रॉफिट आया है 18-19 ईयर में, आप 2021 कर लेना, बुक में जो है चेंज नहीं किया है। 8.75% का डिविडेंड ये है डिक्लेयर करना चाहते हैं। However, it does not intend to transfer any amount to the reserves। मत करो भाई, मत करो। ब्रिक शिपयार्ड लिमिटेड is justified in its action if it does not transfer any amount of profits to the reserves। मर्जी है, मर्जी है जी, मर्जी है, आप लोगों की मर्जी है। हो गया, हो गए भाई, 19 मिनट हो गए हैं और 50% आपका चैप्टर जो है अभी होने वाला है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा जी। एंड में तो आपका समरी है, एंड में जो है आपके क्वेश्चंस हैं बुक के, बट आपका जो चैप्टर है वो 20-21 पेजेस का है। 7 पेज हो गए हैं, 10 पेज जो है हम कर लेंगे 10 पेजेस, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे। अगर आपके प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास करंट ईयर में प्रॉफिट जो है इनएडिक्वेट है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट से तो कर ही सकते हैं जैसा हमने बताया। पर अगर करंट ईयर का जो प्रॉफिट आपका आ रहा है, आप उससे जो है ज़्यादा के डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या लॉसेस हैं आपके करंट ईयर में, उसके बाद आप डिविडेंड देना चाहते हैं, फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा हूं, उस केस में क्या है सर, उस केस में जो पिछले 3 सालों की रेट है, जैसे इंटरिम डिविडेंड में हमने किया था, सिमिलरली फाइनल डिविडेंड में भी अगर आपके करंट ईयर के प्रॉफिट इनएडिक्वेट हैं, सफिशिएंट नहीं है, लॉसेज हैं, तो आप पिछले 3 साल का जो एवरेज आया है उससे ज़्यादा रेट पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जो आपने पहले डिक्लेयर करा सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, क्या लास्ट 3 ईयर्स में करा, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज रेट आ गई, इस रेट से ज़्यादा का फाइनल डिविडेंड आप नहीं दे सकते। कब? जब करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है, करंट ईयर में जो है 20 लाख के प्रॉफिट है, आपको 50 लाख का डिविडेंड देना है, उस केस की मैं बात कर रहा हूं। सर कैसे देंगे, 20 लाख के प्रॉफिट से 50 लाख का कैसे डिविडेंड देंगे? अरे पास्ट ईयर के खूब सारे करोड़ों रुपए जमा करके रखे हुए हैं ना फ्री रिजर्व में, उससे भी तो डिविडेंड दे सकते हैं, अभी पढ़ा हमने। बट किस रेट से ज्यादा नहीं देंगे वो आ गया इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट के केस में। साथ ही में जो भी आप अमाउंट को विड्रॉ कर रहे हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो आपका पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के 10% से ज्यादा नहीं होगा। जो आप विड्रॉ करेंगे अमाउंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो इससे ज्यादा की विड्रॉ नहीं कर सकते। और जो विड्रॉ करी है उससे पहले आप सेट ऑफ करेंगे लॉसेज वगैरह, अगर कुछ बचे हुए हैं जिसको आपने एडजस्ट नहीं किया था। करेंट ईयर में जो लॉसेज हुए हैं उससे आप एडजस्ट करेंगे। ये तो मैंने 20 लाख का प्रॉफिट लिया, मान लेते 10 लाख का आपको करेंट ईयर में लॉस आ रहा है,
पर 100 करोड़ रुपए के आपके पास जो है पहले बहुत अमाउंट बचा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट करंट ईयर में तो लॉस हो रहा है ना, और करंट ईयर में अगर आपको डिविडेंड देना है इस ईयर का फाइनल डिविडेंड, तो आप जो है पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व का 10% तक दे सकते हैं। पिछले 3 साल का जो एवरेज है उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे डिविडेंड की, उससे पहले 10 लाख को एडजस्ट करेंगे और बैलेंस अमाउंट जो है वो आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और लास्ट में जो एक और कंडीशन लगा दी है कि जो आपके रिजर्व्स का बैलेंस होना चाहिए, रिजर्व जो समझते हैं आप, फ्री रिजर्व की बात हो रही है, रिजर्व्स की बात हो रही है, उसका जो बैलेंस होना चाहिए विड्रॉवल के बाद, करंट ईयर का तो प्रॉफिट है नहीं, उससे तो पेमेंट हो नहीं रही है, पास्ट ईयर के रिजर्व से विड्रॉ कर रहे हैं डिविडेंड की पेमेंट के लिए, उस केस में विड्रॉ करने के बाद जो बैलेंस बचना चाहिए वो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल का 15% से ज़्यादा बचना चाहिए, विच शुड बी कैलकुलेटेड एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी आपके पास उस समय डिक्लेरेशन के टाइम फाइनल डिविडेंड के जो भी साइंड ऑडिटेड स्टेटमेंट होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, लेटेस्ट अवेलेबल होगी, उसका पेड अप शेयर कैपिटल से कंपेयर करेंगे। भैया ये देखिए, पेड अप शेयर कैपिटल का 15% से कम तो मेरा रिजर्व नहीं हो रहा है। जितनी भी कंडीशन पड़ी बस इतनी कंडीशन है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। क्या क्या है? करंट ईयर में लॉस है, पिछले 3 साल के एवरेज से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व का टोटल से 10% से ज़्यादा निकाल नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते अपने फ्री रिजर्व का अमाउंट डिविडेंड के लिए, जो निकाला है उससे पहले करंट ईयर के लॉसेस को एडजस्ट करेंगे, बाकी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और एंड में जो आपके रिजर्व्स बचेंगे वो पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से ज़्यादा बचेंगे, कम से कम 15% तक बचेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड हैज़ बिन रेगुलरली डिक्लेयरिंग डिविडेंड एट अ रेट ऑफ 20%, हावेवर करंट ईयर में उसके प्रॉफिट नहीं हुए, तो इस केस में 20% तक तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और बाकी भी जो है कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस हाँ कर सकते हो भाई, आप कर सकते हो, 20% की रेट पर आप कर सकते हो, करंट ईयर में एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है तो भी कर सकते हो, पर वही सारी कंडीशन जो भी डिस्कस करी वो फॉलो करनी पड़ेगी आपको। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। अभी जो कंडीशन बताई दोबारा बताऊं, ये देखो, फ्री रिजर्व पेड अप शेयर कैपिटल का 10% ज़्यादा विड्रॉ नहीं करेंगे, जो विड्रॉ करेंगे उसको पहले करंट ईयर के लॉसेस से एडजस्ट करेंगे, उसके बाद जो है 20% तक का डिविडेंड आप दे सकते हैं, विड्रॉ करने के बाद जो है पेड अप शेयर कैपिटल के 15% से कम फॉल नहीं होना चाहिए आपका फ्री रिजर्व। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एंड में जो है मेंबर्स है, मेंबर एक्सेप्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं एजीएम में, अप्रूवल जो है मेंबर्स का ही होता है। जो भी डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया है उसका पैसा आपको 5 दिन में जो है आपको शेड्यूल्ड बैंक में जमा कराना होता है, एक अलग अकाउंट खोल के। हालांकि ये जो प्रोविज़न है वो गवर्नमेंट कंपनीज में नहीं लगता है। यहाँ तक की बात हो गई, तो इसके बाद एंड में आपको सिर्फ पेमेंट करनी है डिविडेंड की, और कुछ नहीं करना है। और जैसे ही हम पेमेंट कर लेंगे आपका जो है ऑलमोस्ट जो है चैप्टर 50% से ज़्यादा हो जाएगा। डिविडेंड आप किसको पे करेंगे दोस्तों? डिविडेंड आप पे करेंगे जो बंदा रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, आपके मेंबर के रजिस्टर में जो आ रहा है, जिसका नाम आ रहा है, आप उसी को तो पे करेंगे ना जी डिविडेंड। रिकॉर्ड डेट आपने अनाउंस कर दी, इस दिन जिसका नाम आएगा उसको डिविडेंड की पेमेंट होगी, बात खत्म। या फिर उसने अगर ऑर्डर किया है किसी और को पेमेंट करनी है, तो शेयर होल्डर के ऑर्डर पर आप किसी और को पेमेंट कर देंगे। भाई उसने कहा भाई ये अमाउंट जो है जिसका मैं हकदार हूँ, मेरे बदले इसको देनी है, तो उसको दे देंगे, या फिर वो आपके बैंकर को दे देंगे, और ये जो है माना जाएगा कि आप ही को दी है। मतलब आपके ऑर्डर पर किसी को दे दिया या बैंकर को दे दिया, तो माना जाएगा कि आप ही को एक तरह से पेमेंट करी है। एक उसका डॉक्यूमेंट आ गया है, इंस्ट्रूमेंट जो है रिसीव हो गया है, बट कंपनी ने अभी आपका नाम रजिस्टर नहीं किया है। सामने वाले को आप पूरा पेमेंट कर चुके हैं, कंपनी के पास इंस्ट्रूमेंट आ गया कि हाँ भैया ट्रांसफर हुआ है, बट उसे रजिस्टर नहीं किया है। रजिस्टर में जो है अभी सामने वाले बंदे का ही नाम आ रहा है, ट्रांसफरर का नाम आ रहा है। ट्रांसफरर ने कंपनी को ऑथराइज भी नहीं करा कि वो जो आपकी डिविडेंड की पेमेंट है वो मुझे कर दे, क्योंकि शेयर अल्टीमेटली मैंने खरीद लिए हैं। तो कंपनी को पता है कि हकदार मैं हूं, बट नाम उसका आ रहा है। उस केस में क्या होगा? उस केस में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसे को डाल के रखेंगे, जिसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो बाद में करेंगे। यहां पर ये दे रखा है, यहां पर ये दे रखा है कि मान लेते हैं कि 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, बट कई लोगों ने 5 रुपए ही पे करा है। तो जिन्होंने जितना पेड अप शेयर कैपिटल में अपना हिस्सा लिया है, उनको उसी हिसाब से जो है शेयर का डिविडेंड भी मिलेगा। यानी अगर कंपनी ने 5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, तो जिन्होंने शेयर कैपिटल 10 रुपए के लिए उन्हें तो 5 रुपए मिलेगा।
जिन्होंने उस पर जो है 5 रुपये ही पे करे हैं, आधे रुपये पे करे हैं, तो उन्हें आधी रेट पर डिविडेंड मिलेगा, उन्हें 50% अमाउंट का डिविडेंड मिलेगा। तो ये बताया गया है। दोस्तों डिविडेंड जो है हमेशा कैश में पे होता है, काइंड में कभी पे नहीं होता। आपको जो है जितना डिविडेंड बनता है उसके बदले ये नहीं बोल सकते चलो ये पेन ले लो, आप डिविडेंड के बदले पेन ले लो, नहीं, वो कैश में पेमेंट होगा। और कैश का मतलब ये नहीं है कि कैश में नोट मिलेंगे आपको, जी नहीं, वो आपके बैंक अकाउंट में जा सकता है, चेक मिल सकता है आपको, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो सकता है, या फिर आपको एक डिविडेंड का वारंट मिल सकता है जो चेक की तरह ही होता है, जिसमें आपको राइट दिया जाता है कि आप इतना पैसा ले सकते हैं और आप वो बैंक जाकर जो है निकाल सकते हैं। साथ ही में जो है ये आपको दिया जाएगा, शेयर होल्डर को दिया जाएगा जो रजिस्टर्ड है। अगर उसने ऑथोराइज करा है आपको कि ये डिविडेंड मुझे नहीं किसी और को दें तो उसको दिया जाएगा, या फिर आपके बैंकर को दिया जाएगा, सही है जी। हालांकि जो निधि कंपनी है उसमें, निधि कंपनी मालूम है क्या होता है? म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, निधि कंपनी जो अपने मेंबर्स के लिए काम करती है, मेंबर्स के जो है मेंबर्स को लोन देती है, किसी मेंबर को ज़रूरत है तो बाकी मेंबर से कलेक्ट करती है, फिर वो लोन की रीपेमेंट करता है। मतलब मेंबर्स का म्यूचुअल बेनिफिट करने के लिए निधि कंपनी बनी होती है, फाइनेंस का काम करती है एक तरह से। इनको क्या दिया गया है भैया? इनको सेक्शन 123 सब सेक्शन 5 एप्लीकेबल है, जी हाँ है। और सेक्शन 123 सब सेक्शन 5 पेमेंट ऑफ डिविडेंड का सेक्शन है, तो एप्लीकेबल तो है। हालांकि नहीं बोला गया है कि अगर आप जो है कैश में पे नहीं कर पाते, जो डिविडेंड कैश में पे करना है, तो आप अपने मेंबर के अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। अगर 30 दिन में उसने अपना कैश विड्रॉ नहीं करा, मतलब पैसा नहीं लिया बैंक में, और अपना चेक जो है, अपना चेक कलेक्ट नहीं करा, जो भी है पैसे नहीं लिए, तो उस केस में आप उसके अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं, जो डेफिनेटली आपकी बुक्स में बना होगा, मेंबर्स के अकाउंट बने होते हैं। तो ये निधि कंपनी को एक बेनिफिट दिया गया है। 30 दिन में जो है पे हो जाना चाहिए। और डिविडेंड वारंट जो है, जो एक हक दिया जाता है कि आप इतना पैसा बैंक से ले सकते हैं डिविडेंड के नाम का, उसके लिए वो डिस्पैच हो जाना चाहिए, चाहे सामने वाले को पहुंचे ना पहुंचे, आप 30 दिन में जो है पे कर देंगे, अपनी तरफ से डिस्पैच कर देंगे। एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो का मतलब एक एक्सेप्शन है सेक्शन 123 सबसेक्शन 5 की। 123 डिविडेंड का है, सबसेक्शन 5 पेमेंट ऑफ डिविडेंड का है। उसका फर्स्ट प्रोवाइजो है जो कहता है, एक एक्सेप्शन है जो कहते हैं कि आपको ये सेक्शन प्रोहिबिट नहीं करता, रोकता नहीं है। प्रोहिबिट का मतलब रोकना, रोकता नहीं है प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने से, रिजर्व्स में डालने से। करेंट ईयर का प्रॉफिट आया 100 करोड़ का, उसे जो है 20 लाख रुपए, 20 करोड़ रुपए जो है रिजर्व में डालने हैं, आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको जो है रोकता नहीं है। आप उस रिजर्व से बाद में फुल्ली पेड बोनस शेयर देना चाहते हैं कि भैया एक शेयर होल्डर जो है उसको एक शेयर फ्री में और मिलेगा, आप वो करना चाहते हैं आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो करना चाहते हैं आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो अनपेड शेयर है, मान लेते हैं 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपये पेड अप है, आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट से आप फ्री रिजर्व में डालते हैं, फ्री रिजर्व से आप इस अनपेड अमाउंट को जो है फुल्ली पेड करते हैं। भैया सब लोगों ने 5-5 रुपये दिए हैं, 5-5 रुपये कंपनी की तरफ से बोनस शेयर देने की बजाय हम उसे क्या फुल्ली पेड कर रहे हैं। वो भी कंपनी कर सकती है ना, क्योंकि अल्टीमेटली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट आपको डायरेक्टली करे या आपको बोनस शेयर दे, बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट अलग है, वो डिविडेंड नहीं होता है, या फिर आपकी अनपेड अमाउंट को फुल्ली पेड कर दे, तो वो सब चीज़ें कर सकती है, उसको कोई रोकता नहीं है, उसको कोई प्रोहिबिट नहीं करता है ये सेक्शन। सिर्फ इतनी सी बात यहाँ लिखी है, उससे ज़्यादा यहाँ कोई बात नहीं लिखी है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं सोम मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड के, उन्होंने 12% का डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर पर प्रपोज किया है। एजीएम में जो है 25 जून को जो है अप्रूव हो गया। मिस्टर नितिन झा जो थे उनके पास 1000 इक्विटी शेयर थे 31 मार्च 2019 को, बट सेम वर ट्रांसफर टू हिम टू मिस्टर राज, जिनका नाम रजिस्टर्ड हो गया है 20 अप्रैल को इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो जब नए वाले बंदे का नाम रजिस्टर हो गया है तो जो डिविडेंड है वो नए वाले बंदे को ही तो मिलेगा, यही यहाँ लिखा है। सिंस मिस्टर राज बिकेम द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड इन द एजीएम ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 25 जून, ही विल बी एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड। सिंपल सी बात है। मिस्टर नितिन ने जो है मिस्टर राज को जो है ट्रांसफर कर दिया, मिस्टर राज के नाम पर ट्रांसफर कर दिया, शेयर बेच दिए, सेल कर दिए, समझ लो आप। और उनका नाम जो है 20 अप्रैल को लिस्ट में आ रहा था, रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ रहा था। एजीएम में जो है 25 जून को डिक्लेयर करा, तो बाद में डिक्लेयर करा तो जिसका नाम होगा लिस्ट में उसको मिल जाएगा। वही बात यहाँ लिखी है, प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट करा है, आपको पता है हमने डिपॉजिट का चैप्टर किया था, पब्लिक से हम डिपॉजिट लेते हैं, उसमें प्रोहिबिशन दे रखी है कि आप नहीं ले सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसका वायलेशन करा है या फिर लेने के बाद रीपेमेंट नहीं करा है,
उस पर्टिकुलर चैप्टर में वायलेशन करी है, पब्लिक का डिपॉजिट ले लिया, उसका पैसा नहीं देना, जितना लेना चाहिए उससे ज़्यादा आपने बोरो कर लिया है, गलत करा है आपने, और अपने मेंबर्स को आप डिविडेंड दे रहे हैं, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं, कंपनी से निकाल रहे हैं पैसा, वो नहीं चलेगा। पहले बाहर वालों का पैसा आपको लौटाना चाहिए ना। तो इसीलिए अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है डिपॉजिट वाले चैप्टर में, प्रोहिबिशन थी, ले लिया पैसा, ले लिया बट दिया नहीं, कुछ भी प्रोहिबिशन करा है, दिक्कत है सर। और जो सेक्शन 8 कंपनी है वो भी डिविडेंड अपने मेंबर को नहीं दे सकती, क्योंकि इनका पर्पस तो चैरिटेबल पर्पस होता है ना। इनका पर्पस होता है कि हम चैरिटी करें, तो मेंबर को प्रॉफिट का पैसा थोड़ी ना निकाल के देंगे ये। तो इन दोनों कंपनीज पर जो है प्रोहिबिशन लगा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम थोड़ी बहुत चीज़ें और करेंगे। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड तक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद जो है हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी जो 2-3 पेजेस एंड के रह गए हैं और जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम थर्ड क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। रिवाइज कर आइएगा सर।